ओके, गुड इवनिंग, मैं ऑडिबल हूँ? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है ना आप भेजा हुआ कुछ लोगों ने, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। कहाँ से स्टार्ट करें? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो भेजा था, जहाँ मैंने टेक्स्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके बाद ही उसके पहले भेजा था। सो ओके, क्रिस रिपड़िया वाला डाउट हो गया ना सॉल्व? सो है क्रिस रिपड़िया, आपका हो गया डाउट? नेक्स्ट आदित्य चौरसिया। आदित्य अभी सॉल्व करना या टेस्टिंग वाले क्वेश्चन करते हैं 9 to 11 में, है ना? टेस्टिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, टेस्टिंग के है ना सर तुम्हारे, तो टेस्टिंग का डाउट तो 9 to 11 में चलेगा। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है, कल भी 9 to 11 हाइपोथेसिस टेस्टिंग के डाउट्स हुए हैं, आज भी होंगे, कल भी होंगे। परसों से मतलब 1 अक्टूबर से संडे है, तो 9 to 11 डेली, सातों दिन। संडे को सिर्फ 6 to 9 डाउट क्लास होगी, अब 7 to 9 PYQ चलेगा। क्योंकि मेरा प्लान है कि एक महीने में डेली क्लास करके मैं जैम के एटलीस्ट 2023 से 2005 तक का सारे PYQ क्लास में डिस्कस कर ले एटलीस्ट। फिर आज से एक क्लास में जस्ट डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व, एंड देन नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व करके आना और फिर वो डाउट पूछना। अच्छा, अभी जो गूगल फॉर्म पे टेस्ट के लिए अपडेट आया था, वो वन ऑफ द PYQs ही होंगे जो अभी गूगल फॉर्म पे, सॉफ्टवेयर पे हमारा डेली एक टेस्ट चल ही रहा है। जो गूगल फॉर्म पे टेस्ट अभी कल बोला ना एक फुल लेंथ टेस्ट है, तो वो कोई एक PYQ होगा उसमें से, है ना? वो बताया ना कौन सा होगा। वो जस्ट इसलिए है ताकि एक बार आप रिवाइज कर लो। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल मैं अगर 2015 का पेपर दे दूं कल, ऐसे ही हर रोज एक एक टेस्ट गूगल फॉर्म पे, तो इसके बहाने क्या होगा, आपका एक बार PYQ आप सॉल्व करके देख लो क्या आप 100 आउट ऑफ 100 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर गूगल फॉर्म वाले टेस्ट पे जो कि PYQ होगा, अलग से टाइप करा के मैं सॉफ्टवेयर में डालना, अलग से टाइम वेस्ट और पैसे वेस्ट होगा मेरा। तो उनका PYQ क्या ही टाइप करा है, PYQ का गूगल फॉर्म पे टेस्ट ले लेते हैं। तो PYQ जस्ट एज अ रिवीजन टेस्ट समझ लो कि तुम एक बार सॉल्व करो, वो मॉक टेस्ट जरूर देना। अभी जो कल 2 to 5 है, कोई एक PYQ होगा, तो उसमें क्या करना है तुम्हें, जस्ट एक बार सॉल्व करो। तुम जब सबमिट करोगे तुम्हें दिख जाएंगे तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्योंकि आंसर की के साथ वो अपलोड होता है। जो भी गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता रहा है हर सप्ताह हमारा, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए। तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि PYQ में तुम्हारा क्या लेवल है, क्योंकि PYQ तो वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी तुम्हें नोन है, तो एटलीस्ट इसमें 80-90 मार्क्स तो 100 भी सबके आने चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन आपको देखना ये क्या 3 घंटे में आप सॉल्व कर पा रहे हो? क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना और 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना अलग अलग चीज है। हो सकता है आपको सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन हो सकता है आपको 3 घंटे में आप 40 ही कर पाओ, 50 ही कर पाओ, 60 के 60 ना कर पाओ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 to 5 में अभी कल टेस्ट है, तो वो अटेम्प्ट करो आप, और यही चलता रहेगा। ये गूगल फॉर्म पे भी जो PYQ वाले टेस्ट जो होंगे गूगल फॉर्म पे होंगे, और जो मॉक टेस्ट हमारा एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट जो है वो तो चल ही रहा है हमारा पोर्टल पे। फोकस करो, ठीक है ना? एनीवे टाइम थोड़ा सा मैनेज करो, मतलब एक शेड्यूल बना लो किस टाइम क्या करना है, क्योंकि आपको लग रहा है इतनी सारी चीजें चल रही है, क्या क्या करूं क्या ना करूं ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, है ना? तो उसके हिसाब से अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, उसके हिसाब से थोड़ा सा शेड्यूल बनाओ, क्योंकि सबके लिए मैं कॉमन शेड्यूल बताऊंगा तो जरूरी थोड़ी सबका सेम स्ट्रेंथ वीकनेस है। तो जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है तुम क्वेश्चन फोकस करो, जिनका कॉन्सेप्ट वीक है कॉन्सेप्ट ठीक करो पहले, ये है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से समझ आ जाएगा आपको। एनीवे तो मैं अभी कौन सा वाला, आई थिंक गूगल फॉर्म पे नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो रिपोर्ट हम भेजते हैं नेक्स्ट टाइम, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग करके भेजा जाता है ना। जैसे वो जयदीप अभी जैसे कल टेस्ट दोगे तो उसका जो तुम्हें रिपोर्ट ग्रुप में जो भेजता है वो किस बच्चे कितने आए, उसमें नेगेटिव मार्क ऐड होके आएगा। तो इसमें तो आई थिंक सिर्फ पॉजिटिव ऐड करेगा, मुझे पता नहीं, पूछना पड़ेगा मुझे ऐसा किया है उसने नहीं किया है। गूगल फॉर्म पे ये सब ऑप्शन है हालांकि, लेकिन मैं पूछ लूंगा कैसा है, तो मुझे लग रहा शायद होगा।
तो जो रिपोर्ट आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग कट के आएंगे। तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि तुम पीवाईक्यू तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो कि पीवाईक्यू का जब मैं टेस्ट लूँ तो उसमें तुम्हारे 90 प्लस आने चाहिए 3 घंटे के अंदर। ये नहीं तुम 6 घंटे में सॉल्व करो पीवाईक्यू, नहीं, तुम उस पीवाईक्यू को 3 घंटे के अंदर देखो कि तुम कितना कर पा रहे हो। वही पेपर किसी ने 3 घंटे में किया है पीछे, तो तुम अभी उसी पेपर को 3 घंटे बैठ के, वो मैं खुद टेस्ट ले रहा हूँ कि हर पीवाईक्यू जो होगा एटलीस्ट 15 से लेकर 23 तक का, क्योंकि वो सेम पैटर्न रहा है ना, 60 मार्क्स वाला और एमसीक्यू रहा है। 15 से पहले सब्जेक्टिव था, तो वो एमसीक्यू वाला टेस्ट होगा उसका, वो तो बता दूंगा। अभी 15 से 23 का कोई एक पेपर कल आएगा, फिर उसका डिस्कशन परसों होगा, ठीक है। तो ऐसे एक टेस्ट होगा आज, फिर कल डिस्कशन होगा, टेस्ट होगा डिस्कशन। इससे क्या होगा, एक बार तुमने सॉल्व किया, एक बार गो थ्रू हो गए, तुम्हें ये पता चल गया तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट है, फिर मैं डिस्कस करूंगा, एक बार फिर सॉल्व करना। तो पीवाईक्यू 3 4 5 बार सॉल्व करो, इसलिए नहीं कि आंसर याद करना है, इसलिए कि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज है। एग्जाम में 2024 के एग्जाम में भी वही कॉन्सेप्ट आएंगे जो अब तक आ चुके हैं, कुछ नया ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिलेबस तो नया थोड़ी है, तो वही सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बस थोड़े घुमा के आएंगे इस तरीके से। तो आपको वही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको, ठीक है। चलो, तो टेस्टिंग वाले जो डाउट्स हैं वो 9 to 11 में आज और कल होगा, तो उसमें पूछना, अभी बाकी कर लेते हैं। तो ये नेहा ने जो भेजा वो देख लेते हैं, जो लास्ट टाइम आधा किया था, पूरा नहीं किया था मैंने कहा तुम कर लेना अरेंज। देखो, तो ये जो क्वेश्चन है कि x जो है नॉर्मल 0 1 है, और आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो ये क्या है, समेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, अच्छा सॉरी, ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना x, तो कॉन्टिन्यूअस है, तो x कॉन्टिन्यूअस है ना, तो आपको याद होगा कि g ऑफ x का एक्सपेक्टेशन, कोई बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्या फॉर्मूला है इसका? हाँ, मतलब ठीक है ना, तो यहाँ gx का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने वैसे ही किया था, वो भी सही है, अदरवाइज बिना उसके भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ निकालना बेटर रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी यूज कर सकते हैं, मैं लिखूं इस तरीके से तो यहाँ भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा तुम्हारे साथ, अगर मैं ये लिख दूं कि दिस इनटू पीडीएफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा पीडीएफ ऑफ x कि 1/√2 पाई, चेक करना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करूं तो बताना, तो ठीक है ना। तो एक ये अप्रोच हो सकता है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ये है, अब इसको तुम इंटीग्रल ब्रेक करोगे, फिर इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना इसमें, मतलब इसको अगर तुम वैसे देखो, क्या कर पाएंगे, देखो, तो वो मतलब कर सकते हैं, जैसे मान लो अब तुम उसको ब्रेक करोगे, फिर वो इनफाइनाइट से थोड़ा यहाँ से डिफिकल्ट। दूसरा अप्रोच क्या है, जो लास्ट टाइम बताया था मैंने, तो देख लो, तो इंटीग्रेट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो दूसरा अप्रोच ये है कि y बराबर बॉक्स x लिया मैंने, है ना, एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ऐसा करो कि ये जो gx है y इज इक्वल टू gx ले लो, फिर y का पीडीएफ फाइंड करो, एंड देन यही वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि द सेम थिंग कि ये e ऑफ y हो गया, तो e ऑफ y टाइम, अच्छा डिपेंड करता है y बन क्या रहा है ना, अगर डिस्क्रीट बन रहा है तो डिस्क्रीट लगाओ, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है तो कॉन्टिन्यूअस लगाओ, ये चीज है। तो अभी y टाइम fy ऑफ y dy, ये कब है, अगर y कॉन्टिन्यूअस है तो, है ना, y बराबर 0, जैसे यहाँ पे डिस्क्रीट बनाएगा ना, क्योंकि y अगर मैं ये लेता हूँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा करेंगे, डिस्क्रीट है तो समेशन लगा लो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू बॉक्स x हो गया, तो y का सपोर्ट क्या होगा, तो x तो यहाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो हमने कहा था कि सपोर्ट सिंपली x कोई भी रियल नंबर है, तो जब x 0 से 1 में है तो 0, फिर ऐसे ही -1 से 0 में है तो -1, 1 से 2 में है तो 1, तो सो ऑन, है ना। तो ऑल इंटीजर हो गया, तो y का जो सपोर्ट है वो इंटीजर है ना, y इज इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल। अब y का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, तो लास्ट टाइम फाइंड किया था, तो उसको जस्ट यूज कर लेता हूँ। देखो, तो आपने लास्ट टाइम क्या देखा था, ध्यान दो, तो हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे जो निकालोगे ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, यही था। सो दिस इज x तो नॉर्मल 0 1 है, तो x जब नॉर्मल 0 1 है, सो दिस इज 5 1 माइनस 5 0, ठीक। अच्छा, x इज इक्वल टू तुमने -1 निकालो, कितना आएगा ये,
बताओ भाई, यहाँ x का इंटरवल क्या लूं? इंटरवल ऑफ x -1 to 0. -1 to 0. अच्छा 1 अक्टूबर से क्लास कैसे चलेगी? यही जैसे चल रही है। अच्छा आप सब लोग 9 to 11 ज्वाइन करना, सारे बच्चे 9 to 11 ज्वाइन करना, क्योंकि पीवाईक्यू मुझे लग रहा है 9 to 11 में 7 to 9 में रिवाइज करना, फिर दोबारा पीवाईक्यू कराना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तब हम लोग असाइनमेंट और पीवाईक्यू अभी भेजूंगा तुम्हें 200 पीडीएफ भेजूंगा अभी मैं, 100 टेस्ट होंगे और 100 वाले असाइनमेंट होंगे, मतलब तो वो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, वो बन रहा है अभी। तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर तुम क्वेश्चंस करते रहो, इस तरीके से है। तो मतलब टेस्ट जैसे जो हो रहा है ना, जैसे 1 से 15 तक टेस्ट हो चुका है, तो जब टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा तो मैं सुबह ही पीडीएफ भेज दूंगा, टेस्ट 1 का पीडीएफ भेज दूंगा आंसर की के साथ, तुम एक बार सॉल्व कर लेना, फिर शाम में उसका डिस्कशन होगा, अगले दिन टेस्ट 2 का पीडीएफ भेज दूंगा, फिर शाम में उसका डिस्कशन होगा, अगले दिन टेस्ट 3 का, तो ऐसे करके एक एक टेस्ट का पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा। तो 100 टेस्ट होंगे एटलीस्ट, तो सबका पीडीएफ तुम्हारे पास रहेगा विद आंसर की, तो जो डाउट रहेगा वो शाम को डिस्कस कर लेंगे, ऐसे रहेगा। सेम असाइनमेंट्स हैं तो असाइनमेंट का वैसे ही होगा, तो देखते हैं वो तो एनीवे। सो यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू क्या होगी? हाँ कोई बता रहा था, क्या लिखूं? -1 to 0. तो इसको ठीक से लिखो, तो 50 माइनस 5 ऑफ -1, इसको जरा और ठीक से लिखो, तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा 50 को अगर मैं 1 माइनस लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? मतलब अगर मैं इसको लिख दूं 51 माइनस 50, तो किसी को प्रॉब्लम है? चेक करो, तुम क्या देख पा रहे हो कि ये चीज और ये चीज सेम है ना? 5 ऑफ माइनस के इज 1 माइनस 5k, ठीक, तो यहां से 5 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 0, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस 50 को रखो 1 माइनस 50, हाफ इज इसकी वैल्यू, 50 इज हाफ, तो हाफ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसको ओपन तुम हाफ रख लो तो दिख जाएगा, इसको 1/2 रख लो, देखिए 5 1 माइनस 1/2, ठीक। अब ये 1/2 है, इसको ओपन करो यहां से, तो ये तो पता ही आप लोगों को 5 माइनस 1 1 माइनस 5 1, तो देख गया कि नहीं? हाँ ना बताओ, ठीक है ना? सो ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये 5 1 माइनस हाफ है, इसको पुट करोगे 1 माइनस 5 1, तो हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ हो जाएगा उससे, ठीक है, 5 1 माइनस हाफ आ जाएगा। तो बस ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ रिलेशन क्या आ रहा है, सेम तरीके से लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये जो नंबर लाइन है, ठीक, ये जो नंबर लाइन है और y का सपोर्ट इंटीजर है, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, 0 1 पे सेम प्रोबेबिलिटी है, सॉरी 0 और -1 पे सेम प्रोबेबिलिटी है, 0 और -1 से सेम प्रोबेबिलिटी है, 1 और -2 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। आप चेक कर लो जैसे मैंने किया ना, सेम तरीके से आप चेक करके देखो, तो y बराबर 1 एंड y इज इक्वल टू -2 पे सेम प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जब y की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा? 1 से 2, और जब y की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -3 to -2। नहीं, ध्यान से देखो, x की वैल्यू -2 कब आएगी? y की वैल्यू, सॉरी, y की वैल्यू -2 कब आएगी? -1 to -2। हाँ, ये -2 से -1, और ये सिमेट्रिक है ना जीरो के अबाउट, स्टैंडर्ड नॉर्मल जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसीलिए हो क्या रहा है कि जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 0 से 1 के बीच वही मास है जो 0 से -1 के बीच है एक्चुअली। अरे यार क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ ठीक है ना, तो उस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से क्या पता चला मुझे ये पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी 0 पे है वही -1 पे है, 0 पे और -1 पे, जो 1 पे -2 पे, 2 पे -3 पे, 3 पे और -4 पे, राइट। अच्छा, जिन जिन पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी उसका सम कितना है? समझ पा रहे हो? जैसे 0 और मैं ये बोल रहा हूं ना, प्रोबेबिलिटी एट 0 y एट 0, प्रोबेबिलिटी y एट -1 सेम है ना, प्रोबेबिलिटी y एट 1, प्रोबेबिलिटी y एट -2 सेम है ना, प्रोबेबिलिटी y एट मैं लिख रहा हूं जैसे 2, तो प्रोबेबिलिटी y एट कितना? -3,
तो मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो प्रोबेबिलिटी y एट 50, तो यहाँ क्या आएगा? तुम क्या समझ पा रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा बताओ यार? -49 -49 या -51? चेक करो। -51 तो क्या रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? -1। हाँ, अब ऐड करो ना, 0 और -1 को ऐड करो -1, 1 और -2 को ऐड करो -1, 2 और -3 को ऐड करो -1। आई मीन जो पॉइंट पे इक्वल है उसका सम -1 है ना, सम -1 है। एनीवे, तो अब मैं आता हूं सीधा एक्सपेक्टेशन पे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y चाहिए, क्योंकि y तो डिस्क्रीट है, तो समेशन y प्रोबेबिलिटी एट y फ्रॉम -∞ से +∞। अब देखो, सो यहां पे क्या हो रहा है, अब तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि व्हाट यू डू, जिन जिन पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना उसको साथ ले आओ। तो मतलब क्या होगा, जैसे मैं इसको लिखता हूं, देखो ध्यान से, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y एट 0, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y एट 1, 2 इंटू, अच्छा ठीक है चलो, जिन जिन का इक्वल था ना उसके साथ में लिख लो। चलो ठीक है, अभी ऐसे लिख लेता हूँ, +2 इंटू y एट 2, एंड चलता रहेगा। साथ में ये भी लिखता हूँ प्लस, फिर अलग क्या था, एक माइनस नेगेटिव वाला, माइनस प्रोबेबिलिटी एट -1, -2 प्रोबेबिलिटी एट -2, फिर -3 प्रोबेबिलिटी एट -3, डॉट डॉट डॉट, मतलब पॉजिटिव वाला एक साथ लिख दिया, नॉन नेगेटिव और नेगेटिव वाला एक साथ प्लस में है, तो ये टर्म्स इस तरह से है। अब ये उसको ओपन किया मैंने, क्या किया, ओपन। एक बार है ना y को 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से वहां तक, एक बार नेगेटिव -1 से -∞ तक। अब इन दोनों टर्म को साथ लो, जिन जिन पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी उसको साथ में रखो। तो तुम अगर इसको साथ में रखोगे क्या होगा कि इसमें 0 -1 में इसको ऐड कर लो, क्या होगा, ये इक्वल है दोनों, तो सबको पॉजिटिव में ही ले आओ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, सबको पॉजिटिव में ही ले आओ। हाँ, इनको ऐड करो, कितना होगा, यू ऐड इट, तो क्या लिखूं मैं, -1 या माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, ऐसा लिख सकता हूं, आया ना, देखो इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों इक्वल है, 1 और -2 प्रोबेबिलिटी इक्वल है, y बराबर -2 इज सेम एज y इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐड कर लो, तो कॉमन ले लो इसको, तो -2 + 1 कितना बनेगा, तो माइनस कोई एक लिखो, y इज इक्वल टू 1, माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 2, माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 3, माइनस प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 4, माइनस डॉट 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 इंफिनिटी तक चला गया। तो यही चीज ऐसा बन गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी था, इन दोनों पॉइंट पे इक्वल प्रोबेबिलिटी हमने साथ में ऐड कर लिया, तो ये तो इक्वल है, कॉमन ले लिया, तो -3 + 2 -1, और ऐसे ही चलता रहेगा। एनीवे, अब देखो, तो मैं क्या करता हूं, माइनस बाहर कर लो चाहो तो समेशन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, राइट, लिख सकते हैं। अब ये क्या था तुम्हारा, k फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k, ये लास्ट टाइम मैंने डिराइव किया था, कितना आया था, अभी भी डिराइव किया, वहां से देख के बताओ, फाई के टर्म में क्या आता है, ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 कितना आया है, तो y k तो पॉजिटिव है ना, कितना आएगा, तो y k कब होगा, जब x की वैल्यू k से k + 1, Yes. y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, Yk + 1 - Yk. हाँ, तो ये आएगा फाई ऑफ k + 1 माइनस फाई ऑफ k। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई एक्चुअली। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है कि 9 टर्म तक समय वो कटती चली जाएगी टर्म्स, देखो, तो एक पहला टर्म बचेगा, एक लास्ट वाला बचेगा, इसको तुम ओपन करो अब इसको रख के, तो इसमें टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, क्या क्या बचेगा देखो, तो इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, माइनस बाहर रखो, लिमिट N टेंड्स टू इंफिनिटी, समेशन k फ्रॉम 0 टू n, इसी चीज को ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फाई ऑफ k + 1 माइनस फाई k। अब इसको खोल दो पूरा और बताओ क्या आएगा एट द एंड आंसर, तो यहां से माइनस, चलो लिमिट पे आने दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ओपन कर दो, तो पहला क्या बनेगा, k 0 से n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे, तो फाई ऑफ 1 माइनस फाई ऑफ 0, फाई ऑफ 2, ध्यान से देखो, है ना, एक बार 0 रखा फिर 1 रखेंगे, तो फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 1, एक मिनट, हाँ सर प्रोबेबिलिटी y = 3 पर ही जिस लिखना, उसके बाद सब 0 हो जाएगा।
0 हो जाएगा, क्यों? 4 अच्छा मैं समझ, जो आप कहना चाह रहे हो अप्रोक्सीमेट कर रहे हो ना आप, ठीक है, ओके। तो मतलब 5 आगे वैल्यू जाके क्या हो जाएगी, डिफरेंस 0 हो जाएगी, कहना चाह रहे हो ना आप? अच्छा यस सर ठीक है, मैं वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा अभी, डायरेक्टली आप इसको ओपन करो तो क्या होगा अभी, CDF की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी में कितनी होती है, 1, 1 है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ओपन करो आप, तो डॉट 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 चलता रहेगा ये, तो ये चलता रहेगा 5 3 माइनस 5 2, फिर ऐसे ही 5 4 माइनस 5 3, आप मत यूज करो अप्रोक्सीमेशन जो आप यूज कर रहे हो, डायरेक्टली ये यूज करो, डॉट 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 डॉट, एंड में लास्ट टर्म क्या रहेगा, एन रखेंगे तो 5, चलो सेकेंड लास्ट टर्म रखो, तो 5n माइनस 5, सेकेंड लास्ट टर्म 5n माइनस 1 प्लस एंड लास्ट टर्म जो होगी आपकी वो आएगी 5 ऑफ n प्लस 1 माइनस 5n। ओके अब बताओ क्या चल रहा है, क्या क्या बचा, तो 5 1 यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, फिर ऐसे ही 3 यहाँ कट गया, 4 इधर कट गया होगा, तो क्या लगता है वहां क्या बचेगा, 5n+1 - 5 तो 5n यहाँ कैंसिल हो गया, ये वाला पहले कैंसिल हो गया होगा, तो बचा आपके पास माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 5n प्लस 1 माइनस 5 0, अब n को इंफिनिटी रख दो, तो 5 इंफिनिटी कितनी होती है, 5 इंफिनिटी 1, और 5 0 कितनी है, ठीक है ना, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ गया, -1/2 तो माइनस हाफ आंसर होना चाहिए, देखो तो बहुत ज्यादा हो गया क्या ये, हाँ इससे छोटा नहीं हो सकता ये, ओके ठीक है, तो ये आंसर फाइनली आ गया, किसी को डाउट है तो बताओ, बहुत छोटा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन मत यूज करो, उसने अप्रोक्सीमेशन यूज करने को नहीं कहा है, तो यू डोंट यूज दैट अप्रोक्सीमेशन। सर ये वाला इसका एक बार और बता। कौन सा वाला, हाँ सर ये लिमिट ये कब लगता है, ये जो लगाया है n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपने इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया है, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज, ये आपने सॉल्व किया है कभी, n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, इसका सम बताइए जरा, व्हाट इज सम ऑफ दिस सीरीज, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यही मैंने यूज किया वहां पे, अब आपको ये अगर जिनको करना आ रहा हो समझ आ रहा हो वहां क्या किया मैंने, ये भी टेलीस्कोपिक सीरीज बनाएगी, बताओ जी कोई आंसर क्या आएगा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि आप 1/n माइनस 1/n प्लस 1। राइट राइट वही करना है, फिर उसको एक्सपैंड कर दो, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले मैंने क्या किया, जो इन्फिनिटी है उसको ऐसा बना दो पहले आप, n फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, अब ये हो गया 1 बाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बस मैंने क्या किया, इन्फिनिटी की जगह एक नंबर लिया, अब बोल रहा हूँ वो नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस इन्फिनिटी की जगह ना इम्प्रोपर इंटीग्रल में यही करते थे, आपको याद आ रहा है, इम्प्रोपर में भी क्या था, शुरू में जब शुरुआत किया था हमने कि इम्प्रोपर में जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तब माइनस a से प्लस a ले लेते हैं, लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वही यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं, बस वो तरीका है लिखने का है वही चीज, तो ये इसको लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n प्लस 1, अब इसको एक्सपैंड करो जरा, ये जान का आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ओपन करो, ओपन करने का मतलब एक बार 1 रखो फिर 2 रखो, जैसे मैंने अभी किया सेम चीज, सो 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, सेकेंड लास्ट टर्म होगा 1 बाई कैपिटल N माइनस 1 माइनस 1/n, 1 बाई कैपिटल N माइनस n प्लस 1, ठीक, अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल, 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 तो क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है, तो n को अब इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या होगा 0, तो आंसर आ गया 1, तो यही तो मैंने वहां भी किया है, देखो जिनका डाउट है क्लियर हुआ कि नहीं, सेम चीज मैंने वहां भी किया है, बस यहाँ पे 5n प्लस 1 वहां ऐसा था, हाँ ना, बताओ ये क्लियर है भाई, किसका डाउट था ये, इज इट फाइन, यस सर
ये n टेंस टू इन्फिनिटी था, बस n को इन्फिनिटी रखा, फिर इसको ओपन कर दिया मैंने, एक बार k को 0 रखा, फिर है ना ये पहला टर्म था, तो एक बार है ना पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म जो कटता गया ठीक है, जो बचा ये हो गया, n को इन्फिनिटी रख दिया। CDF एट इन्फिनिटी, डेफिनेशन हमको याद है CDF का कि प्लस इन्फिनिटी पे 1 होती है, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होती है, तो CDF एट प्लस इन्फिनिटी इज 1 और 0 पे तो 0 मीन, 0 क्या है, मीन मीडियन मोड है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो 0 पे CDF की वैल्यू हाफ होगी, तो ये हो गया। सेम चीज यहाँ पे है ना। एनीवे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही क्वेश्चन अभी हुआ सर है। अगर इसको ना यूज करें तो वैल्यू नहीं निकाल सकते और तरीका हो सकता है, फिर इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में हाँ, ये पिछले वाले में। निकाल सकते हैं, हो सकता है और अप्रोच हो, क्योंकि मुझे तो ये समझ आया अप्रोच और भी हो सकता है, सोचेंगे तो नया अप्रोच ही, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही तरीका थोड़ी, 1000 तरीके हो सकते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। जी एक्चुअली आंसर इसका 0.5 ही है, -0.5 ही होगा। हर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका आंसर -0.5 होगा। अच्छा ओके हाँ, क्योंकि अगर डबल एक्सपोनेंशियल में भी लगा दे तो -1.5 ही आएगा। अच्छा ठीक है, नहीं सर ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये सही है? अच्छा पूछ रहे, मुझे बता रहे हो, अच्छा पूछ रहे हो तो एक्चुअली यहाँ पे तो CDF की प्रॉपर्टी यूज हुई है, बाकी जगह क्या होगी, वहां भी ऐसे ही कैंसिल होगा, तो कहाँ डिफरेंस आएगा बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और जिसका सपोर्ट रियल नंबर है ना, तो हमने कहाँ यूज किया, बस ये, लेकिन वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए ना, तभी तो, क्योंकि लास्ट में यही आया है, तो 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तभी ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने नॉर्मल की प्रॉपर्टी यहाँ यूज किया है, वहां तो लिख ही सकते हैं, यहाँ f लिख सकते हैं, फाई की जगह f लिख सकते हैं, यस, तो हाँ आई थिंक ठीक है। सो कोई भी जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका सपोर्ट पूरा रियल नंबर है और मीन 0 है, अभी जो हमने सॉल्व किया है, तो उसके हिसाब से आंसर यही आएगा, क्योंकि हमने कहीं स्पेशल नॉर्मल का प्रॉपर्टी कहाँ यूज किया, लास्ट में ही बस यूज किया है, बाकी तो जनरल ही कर रहे हैं सॉल्व हम, ये तो जनरल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए यही करते हैं हम। फाई यूज किया, फाई कोई और डिस्ट्रीब्यूशन फाई ना यूज करेंगे, कैपिटल fx यूज करेंगे, वो चीज है, तो एट द एंड आंसर यही आएगा, ठीक है। सपोर्ट रियल नंबर और ये है ना 0 पे सिमेट्रिक हो, 0 के अबाउट। सर जी ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से करें हाँ, तो उससे यही मेरा प्लस आया था 1/2। देखो पता है ये जो इतना नहीं किया ना, हाँ अच्छा तुम यहाँ से करो जो मैं पहले लिख रहा था शुरू में, तुम इस इंटीग्रेशन को एक्सपैंड करो तब भी आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं हाँ वो नहीं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ उस क्वेश्चन में उसने -x भी पूछ रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। दूसरा वाला पार्ट ना, वो तो पहला पार्ट यही था आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x हो जाएगा -x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। हाँ तो जस्ट ऐड कर देते हैं अगर हम, ठीक है, तो x वाला पार्ट कट जाएगा, हाँ अब फ्रैक्शनल पार्ट वाला वो -1 दे देगा, ये जैसे यहाँ दे रहा था ये, हाँ हाँ, उसको देख ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -x भी नॉर्मल 0 1 है, तो तुम चाहो तो पहले इसको y ले लो और बाद में एक नया रैंडम वेरिएबल w बना लो, या पहले इसको w ले लो और फिर जो y है मेरा बॉक्स ऑफ w बोल दो, बॉक्स ऑफ w मतलब बॉक्स ऑफ -x, तो w भी तो स्टैंडर्ड सेम ही क्वेश्चन ही बन गया, अगर बोल रहा हूँ कि w नॉर्मल 0 1 है। हाँ x वही तो नॉर्मल 0 1 है और -x भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉक्स तो दोनों का बॉक्स तो एक ही देना चाहिए ना। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, मतलब आंसर दोनों का सेम ही आना चाहिए। हाँ हाँ सेम ही आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस बॉक्सेस भी सेम ही हो, क्या होगा भाई, हमने यहाँ जैसे मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया तो वैसे ही वहाँ भी चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सेम ही बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा उसके लिए। अच्छा तुम जो अप्रोच होता है ठीक है, एक तो डायरेक्ट दिख रहा है कि x और -x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x एंड -x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टू रैंडम वेरिएबल आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसका मीन भी सेम होगा, वेरिएंस भी सेम होगा, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट रैंडम वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है। हम ये कह रहे सेम रैंडम वेरिएबल है, सेम मतलब इक्वल रैंडम वेरिएबल नहीं है, रैंडम वेरिएबल्स आर डिफरेंट बट दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो x एंड -x तो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है बट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है,
तो मीन दोनों का सेम ही आएगा। तो सिर्फ इतना बोल दो कि x एंड माइनस x आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसीलिए दोनों का मीन इक्वल है। नहीं यही ठीक है। ठीक है, हाँ एक कैलकुलेशन में जा रही है। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया, अभी अगला देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हुआ है अगला, ये तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट वाला mod x अपॉन mod y वाला। सर इसका वो एक्सपेक्टेशन का थ्योरम वगैरह बता देना। हाँ इसमें ये है कि लाइक अगर कोई रैंडम वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x इज स्टैंडर्ड कॉची या कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड कॉची बोल दो। सो इन दैट केस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर अल्फा एग्जिस्ट इफ अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। और अगर कॉची 0 1 लिखता हूँ, 0 होता है स्टैंडर्ड कॉची, तो 1/x भी स्टैंडर्ड कॉची ही होता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो रिजल्ट। एंड ऐसा है, एंड e ऑफ x की पावर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट इफ अल्फा इज मोर देन 1। तो यहाँ अल्फा सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यू कैन राइट -1 to 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप -1 to 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली मोमेंट की बात हम करते हैं तो पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं ना, नेगेटिव मोमेंट की बात में सब -1th मोमेंट थोड़ी बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट। तो इसलिए यहाँ मैंने पॉजिटिव से स्टार्ट किया है। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ 1/x भी कॉची है, तो फिर से वही बात है, यू कैन राइट दैट कि यहाँ से इसको यही थ्योरम मैं इस पे लगाऊं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x की पावर अल्फा एग्जिस्ट इफ अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1। तो x की पावर माइनस अल्फा हो जाएगी, तो माइनस अल्फा इज बिटवीन -1 एंड 0। इसको अगर ठीक से, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू e ऑफ x की पावर माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा इज बिटवीन दिस, तो भी चले। तो इनफैक्ट कंबाइन करके आप -1 से 1 लिख सकते हो उस तरीके से। ओके सर। तो ये यूज हो जाएगा वहां पे। तो ये 2 रिजल्ट्स हैं, एक तो ये थ्योरम है, दूसरा ये थ्योरम है, दोनों यूज कर लो। नेक्स्ट जो है तो अच्छा ये वो ठीक है, इसने लिख दिया ना। तो अगला क्वेश्चन किसका था, राजेश ने सॉल्व करके भेज दिया। यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। टेस्टिंग वाले तो हम बाद में करेंगे, आज शाम को 9 से 11 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो भी डाउट है वो करेंगे 9 to 11 में। उससे पहले इसका है नेहा का दूसरा डाउट है, इसमें क्या दिक्कत है, fx x से 2 में है, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x fx। सो आई थिंक आपको हाँ चेंज ऑफ ऑर्डर है सर। चेंज ऑफ ऑर्डर है, अच्छा ठीक है, तो आप ऑर्डर चेंज करके कर सकते हो। चलो करते हैं। और क्या किसने कैलकुलेशन भेजा है, ठीक है। हो गया भाई, तो एक ही क्वेश्चन ये बचा है, देख लेते हैं, बाकी टेस्टिंग वाले हैं तो वो करेंगे। तो ये देख लो इन्होंने जो भेजा हुआ है, और किसी का डाउट रहे तो नहीं, क्या जिनका रहेगा वो बताना मुझे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 5वां नंबर की fx है हमारे पास x से 2 तक dy अपॉन रूट अंडर 1 प्लस y क्यूब, ठीक। तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 x fx dx, है ना। तो ऐसे x कुछ बता नहीं रखा कि रैंडम वेरिएबल क्या, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, है ना, जस्ट आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं 0 से 2, x रहने दो, fx की वैल्यू रख दो आप x से 2 dy अपॉन रूट अंडर 1 प्लस y क्यूब। अच्छा fx क्या है, अच्छा fx ये रख दिया ना, ठीक है ना। हाँ तो fx इज दिस, ओके चेक कर लो एक बार, इनटू dx। तो ऐसे भी ये तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x को यहाँ भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ यू राइट दिस इंटीग्रल एज, इसको आप ठीक से ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये इस टर्म का, ये dy है ना, यहाँ पे dy है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट होगा, तो x यहाँ कांस्टेंट होगा, तो x इफ यू राइट हियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस y क्यूब dy dx। y की लिमिट है x से 2 तक, x की लिमिट है 0 से 2 तक। तो ये डबल इंटीग्रेशन क्वेश्चन बन गया। अभी लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कल ही किया था 7 to 9 में। तो अभी आप देखो क्या अभी इजी है इंटीग्रेट करना, तो आपको देखना है कि क्या अभी इजी अगर है कि मुझे 1/y है ना, 1/y क्यूब कोई फार्मूला है क्या ऐसा, तो आपको अगर नहीं समझ आया तो आप ऑर्डर चेंज कर लो। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान रहेगा,
क्योंकि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, फिर y क्यूब का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं y क्यूब का डेरिवेटिव y स्क्वायर हो जाएगा, तो समहाउ मतलब डेरिवेटिव मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यूज कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसका ऑर्डर चेंज कर लो, तो ऑर्डर चेंज करोगे आप, तो इसको अब मुझे लिखना है dx dy के फॉर्म में। अभी dy dx है ना, तो जो लोग कल 7 to 9 होते हैं, जिन्होंने पता है ऑलरेडी हाउ टू चेंज द ऑर्डर, तो आप ग्राफ बना लो रफली। तो x यहाँ पे y की लिमिट है x to 2, तो ग्राफ बना लो y बराबर x की। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सो यहाँ ग्राफ बनाया, तो देखो, तो y इज इक्वल टू x की ये लाइन है, तो यहाँ y की लिमिट क्या है x to 2, तो y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2 है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू, दिस इज y इज इक्वल टू x, तो कहीं ना कहीं y की लिमिट इसमें है, ये स्ट्रिप बनाया, तो y इज x to 2, तो y बराबर x to y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू 0 से 2, तो ये पॉइंट चेक कर लो क्या है, y बराबर x है और y यहाँ 2 है, तो ये तो y इज इक्वल टू x की लाइन ऑब्वियसली 2 होगी। सो दिस इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, जिन लोगों को डाउट हो रहा है चेक करो, मैं कल कैसे बता रहा था, यू राइट लाइक दिस, x से 2 एंड x बिटवीन 0 से 2। अब इसका ग्राफ बनाने के पहले y बराबर x, y बराबर 2 का ग्राफ बनाओ, फिर देखो है ना, कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, जैसे यही पॉइंट ले लो, ये 0,2 है, देखो सेटिस्फाई कर रही होगी इसको, x0 y2 रखो तो इधर आएगा, तो इसका रीजन ऊपर की तरफ। एनीवे, तो अभी क्या करना है मुझे, नाउ वी हैव टू, हमें dx, तो पहले अब x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट चाहिए तो यू मेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखना आपको लेफ्ट एंड क्या है, क्योंकि x की लिमिट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं इसको, 0 to y। हाँ, x इज इक्वल टू 0, और ये एंड है ना, तो पूरे रीजन में कॉमन एंड है दोनों, तो एक ही इंटीग्रल में काम चल जाएगा, डबल मतलब प्लस अलग इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू y, तो x की लिमिट हो गई 0 to y और y की लिमिट, तो देखो इस रीजन का y एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है, मतलब y एक्सिस कितना कवर कर रहा है ये रीजन, तो y एक्सिस 0 से 2 कवर कर रहा है, तो ये हो गया 0 से 2। अब इंटीग्रेशन आसान हो गया, पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा भाई। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से y dy एंड सो 0 से 2 इसको इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 बाहर, ये y स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वाई क्यूब dy। अब मैं भी जैसे कह रहा था कि y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, y स्क्वायर, तो मतलब नॉट एग्जैक्टली y स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर, तो मतलब ये कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग y क्यूब को, तो लाइक t इज इक्वल टू वाई क्यूब ले लो, तो dt इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy, कोई बात नहीं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ 6 बना दो इसको, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस t dt 3y स्क्वायर डिवाइड dt हो गया, बाहर 1/6 है। अब t की लिमिट क्या होगी, तो y आपका 0 से 2 है, जब y 0 है तो t भी 0 है, जब y 2 है तो t 8 है। हाँ जी, इनका डाउट तो नहीं, हो जाएगा अब, यस सर। अब तो हो गया 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, तो ऐसे दो ही लाइन बचा अब तो इसका इंटीग्रल सिंपली आ जाएगा 1/6 बाहर है, 2 टाइम रूट अंडर 1 प्लस t, अब इसकी लिमिट पुट कर लो 0 से 8, बस आ जाएगा आंसर। चलो अब किसी को डाउट है तो पूछो इसमें, देखो कहीं पे अगर डाउट कंफ्यूजन है बताओ, ठीक है। चलो, तो और किसी का डाउट रह गया, शान, अच्छा है शान यहाँ पे, हाँ, आपने मार्कोव इनइक्वालिटी सुना हुआ है, बताइए क्या है, x कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, देन क्या होता है, बोलो किसका टर्म है जानते हो, प्रोबेबिलिटी का टर्म है ना, हाँ प्रोबेबिलिटी probability of x greater than equal to k less than expectation of x upon k। ठीक है, तो ये जनरलाइज भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनफैक्ट इसका यूज कर लो यहाँ पे। तो पहले वाला दूसरा जो वो है
इसमें यही आ जाएगा, देख लो एक बारी, जो सेकंड ऑप्शन में सेकंड टर्म्स हैं हर ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन x इज मोर देन 10, तो क्या लगता है मोर देन इक्वल टू 10 क्या आना चाहिए, बोलो क्या लिखूं, ex अपॉन 10, और ex आपको क्या दिया है क्वेश्चन में 0.9 आ जाएगा। 0.9 आ जाएगा, तो देख लो 0.9, और क्या साइन है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, ठीक ना, तो मतलब सी डी बाहर। दूसरा तरीका है वो क्या है दूसरा थ्योरम भाई, जेनसेंस इनइक्वालिटी, ठीक है, जेनसेंस इनइक्वालिटी, हालांकि गेट का क्वेश्चन है इसीलिए वहां यूज होगा, बिना जेनसेंस के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप है ना, जैसे हमें बच्चे आइडिया दे रहा होगा ना कि कोई नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है जहां मीन 9 है, तो कोई भी ऐसा ले लो यूनिफॉर्म 018, तो उससे भी काम हो जाएगा, यूनिफॉर्म 018 करो, उसके लिए कैलकुलेट कर लो क्वांटिटी, यू अज्यूम x एज यूनिफॉर्म 0,18 और उस पर दोनों क्वांटिटी फाइंड कर दो, तो ऐसे ही आंसर दिख जाएगा, तो वो भी कर सकते हो तुम, क्योंकि ऐसे हर डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 9 है उसके लिए सेम आंसर रहेगा ये, क्योंकि इनइक्वालिटी है, तो तुम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लोगे तो उसके लिए जो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा तो जो ट्रू आएगा वही बचेगा, तो यूनिफॉर्म 018 करके कर दो या ये यूज कर लो। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी क्या कहता है ये कि मान लो फाई इज कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब फाई डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स है ना, तो इस तरह से फाई डबल डैश पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, मतलब अगर फाई डबल डैश पॉजिटिव हो गया तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, चेक कर लो अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद क्या होता है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, क्या लिखूं आगे, greater than equal to phi of expectation of x. फाई ऑफ ई ऑफ एक्स, यूज कर लो इसको, इससे आ जाएगा। तो तुम्हारा देख लो फाई एक्स क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वहां फाई एक्स है 1/1 प्लस एक्स, अब तुम खुद वेरीफाई करके देखो, डबल डेरिवेटिव करो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x खुद पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में बता रखा है कि x पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव निकालो पॉजिटिव आएगा, ये ट्रू हो जाएगा, तो मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो इसको यूज करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या 1/1 प्लस एक्स, फाई एक्स रख दिया मैंने, मोर देन इक्वल टू, अब फाई फंक्शन ऑपरेट करो ex पे, ex म्यू है मान लो, तो फाई ऑफ म्यू क्या होगा यहाँ से 1/1 प्लस म्यू, तुम्हारा म्यू कितना दे रखा है 9, तो कितना आ गया 0.1, ठीक, देख लो ओके है कि नहीं, फाई एक्स रख दिया यहाँ। दूसरा अप्रोच क्या है, जो अज्यूम एक्स एज यूनिफॉर्म 0,18, उससे भी आ जाएगा, ठीक है, अभी और रह गया, ठीक है, ये देखो, सो ये कह रहा है कि let x1 x2 x3 be IID with mean 1 मतलब mean 0, ओके, तो तुम्हारे पास एक सैंपल है x1 x2 x3 का IID है जिसका मीन 0 है, ठीक है, तो IID है जिसका मीन 0 है और वेरिएंस जो है वो 15/4 है। फाई एक फंक्शन है डिफाइन थ्रू द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ओके, So e of x1 square 15/4. अच्छा e ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है, मीन 0 तो वेरिएंस भी हो जाएगा, ठीक है, ओके है, हाँ मतलब ऐसा ही कह रहे हो, तो बात क्योंकि मीन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको एक साई टी दे रखा है, साई टी क्या दे रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर गिवन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ साई ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, यही है, तो साई टी तुम्हारे पास ये है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साई ऑफ दिस, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें ये इसको पुट कर दो वहां पे, क्या आंसर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x3 square equals to 2x1 x2. x1 स्क्वायर गिवन, हाँ, अब t के प्लेस पे ये रख दो,
टी है ना, साई टी था ना, तो टी के प्लेस पे ये क्वांटिटी है तुम्हारी, तो यहाँ टी के प्लेस पे ये रख दो, क्या बनेगा x3 square is equal to 2x1 x2. x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 इंटू x2। ओके, अब पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर जब x3 स्क्वायर इक्वल है 2x1 x2 के। अच्छा, तो यहां से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बता रखा है मीन 0 है इसका, ठीक है, तो और ठीक है, एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर 15/4 है। अच्छा, अगर मैं ओपन कर लेता इसको तो क्या बनता, 5 तो लीनियर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं खोल भी सकता, 5 ऑफ t एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना सारे। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हमें क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ये क्या गेट का क्वेश्चन है ये, गेट का है। हाँ, अच्छा, तो 2023 का है, किसी ईयर का है ये, फिर नहीं पता, लेकिन गेट का है ये पता है। ओके ठीक है, देखते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि मैंने पहले भी सॉल्व तो कराया ही है, तो है ना, फिर सोचना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर गिवन है, x3 स्क्वायर 2x1 x2 के इक्वल है, और प्लस 2x1 x2 ना, फाइव ऑफ x1 प्लस 5 ऑफ x। अच्छा, 5 लीनियर फंक्शन नहीं है ना, 5 तो उस तरह से डिफाइन कर रखा है तुम्हारा। देखो, तो यहां से क्या है कि एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर गिवन x1 इज इक्वल टू क्या है, यहां से क्या आएगा, x3 square by 2x2। 2x2। ओके, लेकिन सर ये डिवाइड कैसे किया? कोई दिक्कत नहीं, रैंडम वेरिएबल का डिवीजन तो हो ही सकता है, तो नहीं, वो तो बोलना चाहिए ना कि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 5 पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है, एंड x भी इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत, नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत थोड़ी, इक्वलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड 5 फंक्शन पॉजिटिव है, उसका रेंज भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये 5 जो है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, डोमेन पॉजिटिव है, रेंज भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इक्वलिटी है, जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो कोई तो जीरो होगी, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे तो हम कंटिन्यूअस में इग्नोर ही करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके पास आ गया ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर गिवन दिस, तो रख दो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब इसको पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, x3 to the power 4/4 x2 का स्क्वायर। x3 का पावर 4 अपॉन 4x2 स्क्वायर, ठीक, एंड भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट IID है तो अलग अलग कर लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 की पावर 4, चूंकि वेरिएंस दे रखा है तो वेरिएंस से ये आ जाएगा, यहाँ से तुम ध्यान दो। अच्छा, चूंकि x1 का स्क्वायर ही दिया है मुझे, नो प्रॉब्लम, x1 की वैल्यू तुम्हारे पास ये है। अच्छा, एक काम यहाँ पे क्यों नहीं करते तुम, यहीं से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लिया होता तो क्या होता, ये क्या बनता, यहीं पे अगर मैं x1 स्क्वायर निकाल लिया होता तो क्या होता, t माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, ये बनता ना। हाँ, यहां से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, आंसर तो अभी वही आएगा, लेकिन यहाँ से इजीली हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गया t माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, वहां रख दो, तो ये आ गया, तो ये अब पुट कर दो, अब यहाँ से ये है तुम्हारे पास, t कोई नंबर नहीं अभी है ना, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, तो अब पुट कर दो, अब आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन, अब तुमसे पूछ रहा है ना t के जगह ये पुट करना है, साई ऑफ, अब हो जाएगा ना, तो इसको अब पुट करके देख लो। सो पहले साई की वैल्यू रख दो, फिर देखो इजीली आ जाएगा, आ जाएगा, समझ गए। हाँ, तो वो बाद में जो यूज किया वो पहले यूज कर लो तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन अगर टी में रख दूं यहाँ पे,
तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। अब इसको ओपन करो और जल्द से एक्सपेक्टेशन ले लो, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में पहले ही, IID है तो आ गया है, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ तो चलो अभी डाउट तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। जो भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का डिस्कशन चल रहा है अभी 9 to 11 में, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, कल भी होगा, तो जो भी डाउट है जैम गेट के वहाँ डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी 7 to 9 कंटिन्यू करेंगे तो